तो तुम लोगों के सिलेबस में एक नया चैप्टर देखो एडअप हुआ है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। उस पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स मार्किंग मैं करा के दे दूँ। इससे पढ़ाने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। जैसा क्या होता है, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी किताबों में EVS नामक एक टॉपिक रहता था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, बस उसी के जैसा है। शॉर्ट स्टोरी रीड करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं मार्किंग करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ठीक है तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई देयर इज ए करंट नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री वाली चीज़ को पढ़ने की क्या नीड है, क्योंकि अभी अभी ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना कुछ सालों से, अदरवाइज पहले कहाँ ज़रूरत थी। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उन्होंने वही बताने की कोशिश की है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उनकी नीड्स बढ़ रही है, उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में, है ना। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें ग्रीन केमिस्ट्री की ज़रूरत है। यानी कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं कि बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए उस चीज़ को अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे आंसर आएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड पोल्यूशन वी हैव टू एडॉप्ट ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसका क्वेश्चन कैसा बन जाएगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की नीड क्या है, ठीक है, क्यों ग्रीन केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। वैसे तो इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है कि कभी भी हम लोगों को ये जो डू यू नो वाले फैक्ट होते हैं, इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैंने कई बार कई वीडियोस में तुमको दिखाया भी है, वो स्टार्टिंग का एक पेज जहाँ पे लिखा रहता है कि डू यू नो वाले पार्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें मेरा ये सजेशन है कि ये जो नाम आपको दिया हुआ है, पॉल टी एनेस्टस, ये आप याद रखिए। हो सके इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखिए। ये आपको एक 1 मार्क के MCQ के फॉर्म में या 1 मार्क के आंसर के फॉर्म में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, अगर उसने ये पूछा कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तुमको क्या हर चीज़ को फाड़ना है क्या? बॉल कहाँ है तुम्हारी? बॉल से खेलो, ये सब चीज़ें खेलने की नहीं है। कुछ मुंह में घुस जाएगा। बॉल किधर है? ये लो, बॉल से खेलो। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री में, जैसा मैंने कहा ना, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री की नीड में पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, जितनी मैंने मार्किंग करवाई है बस उतना ही। सेकंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे कि क्यों ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा अब नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि व्हाट, एक मिनट, तो अभी अपना खिलौना लो बेटा, इधर से जाओ, उधर जाओ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं। उस क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन। ठीक है, कि आखिर ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ग्रीन केमिस्ट्री को GC लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अच्छा, द एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़ टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी एंड मिनिमाइज हैजार्डस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ख़त्म, ये उसका एम है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पॉल टी एनेस्टस हैं, तो नीचे देखो उसके बारे में लिखा हुआ भी है। तो खैर, अब तो इस पे MCQ पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई कि जो ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट है वो कॉइन किसने किया था, पॉल टी एनेस्टस ने, बराबर। तो यहाँ से इस पॉइंट को भी अपने नोट्स नंबर 2 में लिख देना। वैसे नोट्स नंबर 1 और नोट्स नंबर 2 का सेम ही मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ फादर है, यहाँ पे कॉइन है। खैर, फिर ग्रीन केमिस्ट्री की बेसिकली आपको डेफिनेशन दी हुई है
यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो डिफाइन आ जाएगा। कल को इस तरीके से एक 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। पहला पार्ट डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट हु कॉइंड द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री, है ना। तो इस तरीके से मतलब इस चैप्टर्स ये आई थिंक 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर पे। तो ऐसे केस में इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही या 3 से 4 बार पूछ लेगा, या तो एक बड़ा क्वेश्चन बना लेगा जिन छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लब करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। 12 प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। कितने प्रिंसिपल्स है टोटल? 12 प्रिंसिपल्स। इसको नोट्स नंबर 3 में इंक्लूड कर लेना। कल को क्वेश्चन आ गया MCQ में, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि इतने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। खैर, और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। ये यहाँ तक, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा आपका। अगेन एक डिफाइन किस चीज़ का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। बस खत्म। तो जैसे ग्रीन केमिस्ट्री का एक डिफाइन है, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डिफाइन। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, ठीक है। तो उन 12 प्रिंसिपल्स के बारे में हो सकता है MCQ आ जाए। आपको 4 ऑप्शन दे दे और उनमें से पूछे कि कौन इनमें से 12 प्रिंसिपल्स में से कौन नहीं है ग्रीन केमिस्ट्री का, या कौन इनमें से है। या फिर एक बड़ा सा 4 मार्क का क्वेश्चन ही आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो अगर ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर कल को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर स्पेसिफाई करके दे सकता है कि ये वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, ये वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। तो लर्न तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पता नहीं कि 12 में से आने कौन सा वाला है। फिर तो इसमें आपको करना क्या है? क्या पूरा का पूरा रट्टा मारना है जितना बड़ा टेक्स्ट बुक में दिया है? ऑब्वियसली नहीं। आपको हेडिंग पता होनी चाहिए हर प्रिंसिपल की, वर्ड टू वर्ड, विदाउट एनी चेंज। मतलब हेडिंग को अपने मन के अकॉर्डिंग दे दिया मत करना। एग्जैक्टली जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है हेडिंग, वैसी की वैसी। उस हेडिंग का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। जैसे मैं मार्किंग में करवा देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कल को क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अगर ऐसा आता है तो ऐसे में तुम समझ जाओ कि आपको 12 के 12 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने। बट 12 के 12 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 मार्क का क्वेश्चन तो होगा नहीं, 5 मार्क का भी नहीं होगा, बल्कि तो ज़्यादा का होगा। और 5 से ज़्यादा का वेटेज हमारे बोर्ड्स के पैटर्न में नहीं है। तो इसीलिए 12 प्रिंसिपल्स लिखने को आएंगे ऐसा नहीं हो सकता। एनी 5, एनी 6, या फिर अपने मन से वो तुम्हें कोई दे दे। खैर, बट मार्किंग तो पूरी की करनी पड़ेगी। पहला हेडिंग देना, प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये पहली आप हेडिंग दोगे और उस हेडिंग के बाद अब हमको इस चीज़ को क्या करना है बताओ, आप लोगों का एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन में ये वाला पैराग्राफ तो देखो पूरा का पूरा आ ही जाएगा कि आप जिस चीज़ की हेडिंग दे रहे हो उस हेडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, ठीक है। अब वैसे ये बहुत ही सिंपल है अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूं, है ना। वो ये कह रहे हैं कि पहले कचरा या किसी भी प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करो, और जनरेट करने के बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा कैसे पाओ, इस बारे में टेंशन लेने से अच्छा है क्यों ना वेस्ट प्रोडक्ट ही जनरेट ना किया जाए। जैसे हम लोग पॉलीथीन को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अरे यार ये प्लास्टिक और ये पॉलीथीन तो डिग्रेड ही नहीं होगा, ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट में, गाय लोग खा जाती है, उनकी बॉडी में क्लॉग की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप पॉलीथीन जनरेट ही मत करो, आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जो पॉलीथीन के जैसे काम भी करे बट डिग्रेड भी हो जाए। तो बेसिकली जो पहला प्रिंसिपल है उसका एम ये है कि आप वेस्ट जनरेट ही मत करो ताकि वेस्ट को क्लीन करने की टेंशन ही ना हो आपके पास। अब इसको आपको समझाना है, ठीक है, यानी कि ज़ीरो वेस्ट, ठीक है। या तो ज़ीरो वेस्ट आपको क्रिएट करना है या फिर आपको क्या करना है, मिनिमम वेस्ट आपको क्रिएट करना है। तो ये वाला एग्जांपल तो मैं तो तुम्हें कई बार दे चुकी हूँ कि जो अपने नागपुर में कोराड़ी पावर प्लांट है, वहाँ जो थर्मल स्टेशन है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट होती है,
कोयले का इस्तेमाल होता है, कोयले को यूज़ करते हैं, कोयले से ऐश क्रिएट होता है। अगर उस ऐश को ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, सॉइल से मिक्स होगा सॉइल पोल्यूशन, एयर से मिक्स होगा एयर पोल्यूशन। उस एयर को तुम इनहेल करोगे, बेसिकली वो ऐश तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वाटर से मिक्स करोगे, वाटर पोल्यूशन। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में जो हम लोगों का वेस्ट यानी कि जो ऐश क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही बेकार है। तो क्या किया जाए, उस ऐश को बहुत अभी फ़िलहाल इंडस्ट्रीज़ खरीदती हैं। खरीद के क्या करती हैं, मैंने इससे पहले भी बताया है, सीमेंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, रेती तक बनाते हैं। देखो, रेती हमारी नदियों से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नदी के जो बेड है उनमें रेती कम होती जा रही है, और ऑब्वियस है कि वो डैमेज है एक तरीके का एनवायरनमेंट को। तो अब रेती का सब्स्टिट्यूट भी बनाया जा रहा है, कहाँ से, उसी ऐश से। तो देखो 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, है ना, कि मैडम पहला वो एक जो ऐश निकलेगी थर्मल पावर प्लांट से, आप उसको ब्रिक बना लो, आप उससे सैंड बना लो, आप उससे सीमेंट बना लो। दूसरा एग्जांपल आपको ये दिया है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंडस्ट्री में अगर हमें कोई भी गर्म चीज़ को ठंडा करना होता है तो हम वाटर को यूजुअली एज अ कूलेंट लेते हैं। मतलब उस जिस चीज़ को ठंडा करना है उसके आजू बाजू ठंडा पानी सर्कुलेट कराते हैं। पानी उस पर्टिकुलर चीज़ की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद पानी खुद गर्म हो जाता है और उस पर्टिकुलर मशीन को ठंडा कर देता है। फिर इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, इसी गरम पानी को वापस से जहाँ से निकाला है, लाइक से पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वापस से वहीं पे छोड़ देते हैं। मैंने जब तुम्हें सोल्यूशन एंड कोलॉगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, हेनरी लॉ जब मैंने पढ़ाया था, मैंने यही सेम चीज़ तुमको बताई थी कि ये इस तरीके से पानी में गर्म पानी छोड़ देना ये भी एक प्रकार का वाटर पोल्यूशन है, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व कंटेंट रहता है ना पानी में, वो बहुत कम हो जाता है ना। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की, उनको उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, अल्टीमेटली वो मर जाते हैं और वो भी एक तरीके का पोल्यूशन हो गया। तो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि आप वो गर्म पानी उन नदियों में छोड़ने से बेटर है आप इसी प्रकार के किसी थर्मल पावर स्टेशन को दे दो जिनको ऑलरेडी गर्म चीज़ की नीड है। अब कोयले का वो क्या करते हैं, कोयले से भी तो वो हीट ही जनरेट करते हैं ना, तो उनको आप गर्म पानी दे दो ताकि उस गर्म पानी को वो यूज़ कर सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या फिर किसी अदर इंडस्ट्री को दे दो जिन्हें गर्म पानी की नीड है, तो वे आपका वो गर्म पानी यूज़ भी हो जाएगा और अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल 2 इलस्ट्रेशन दिए हैं। मैं अगर तुम्हारी जगह बोर्ड एग्जाम्स लिखती तो ऑब्वियस है कि मैं दोनों इलस्ट्रेशंस को अपने दिमाग में रखती। अब देखो, अगर मान लेते हैं 4 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और उससे एक्सप्लेन करने को बोला एनी 6 प्रिंसिपल, एनी 5 प्रिंसिपल्स, तो आप इनमें से कैसा है कोई एक एग्जाम्पल लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने हेडिंग दे दी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया और आपने वहाँ पे क्या कर दिया है, एक एग्जाम्पल दे दिया। बट अगर मान के चलते हैं 2 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रिंसिपल आता है पेपर में, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना सा पूछे कि एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, तब आप क्या करोगे? तब अगर आप एक एग्जाम्पल दोगे ना तो 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 1.5 नंबर देगा वो। तो ऐसे में अगर अकेले 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया तब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखना अच्छा नहीं है, तब आपको दोनों एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो इसीलिए इस चैप्टर को रेक्टिफिकेशन की नज़र से ना देखो, इसको समझने वाले नज़र से देखो कि अगर मान लेते पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, है ना। अच्छा, अब खैर उसके लिए इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट ही फ्रेम करते नहीं बन रहा है। तो अगर 4 to 5 मार्क्स के लिए या 3 to 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, तो आप उनमें से एक लिखते वक्त इसको एक एग्जाम्पल दे सकते हो। बट अगर स्पेसिफिकली यही वाला पूछा कि यही वाला समझाना है तुमको, तो फिर ऐसे केस में आपको वहाँ पर दोनों एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एग्जाम्पल मैं मार्क करा देती हूँ। तुम्हें अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल अच्छा लगता है गूगल करने से तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स को आप यूज़ करिए, गूगल वगैरह मत करो।
ठीक है, ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तुम इन एग्जाम्पल्स को एलैबोरेट कर सकते हो कोराडी पावर प्लांट का एग्जाम्पल लेकर, सिटी वगैरह डिस्क्राइब करके। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं, एक हो गया। नेक्स्ट इज एटम इकोनॉमी। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एंटायर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारे प्रिंसिपल्स में से क्या है, तो मैं एटम इकोनॉमी को ही दूंगी। बल्कि एटम इकोनॉमी पर तो आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो मैं बताती हूँ उसे कैसे करना है, बट एटम इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके पॉइंट्स हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको एटम इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक हेडिंग दे दी है ना, तो ऐसे में आपको सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन। अच्छा चलो ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट नंबर 2 को मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। एटम इकोनॉमी बेसिकली वो टर्म है जो ये बताता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की एटम इकोनॉमी आई 80%, तो इसका मतलब ये होता है कि 100% रिएक्टेंट अगर आपने लिया था तो उसमें से 80% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 20% बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट यानी कि अनयूजफुल वाली चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, ख़त्म। तो एटम इकोनॉमी यही बताता है कि कितने एटम्स यूजफुल में कन्वर्ट हुए हैं और कितना यूजफुल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एटम इकोनॉमी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अगर मान लेते हैं कल को कोई मुझसे ये बोलता है कि मैडम 100% रिएक्टेंट लेने पर प्रोडक्ट आपको सिर्फ 10% मिलेगा, और एक दूसरा लड़का कहता है कि 100% प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेने पे प्रोडक्ट भी मैं आपको 100% दूंगा, तो बेटर किसका रेट है, बेटर ऑप्शन तो 100 से 100 मिलने वाला है ना। तो वही एटम इकोनॉमी है। इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख सकते हो, हायर द वैल्यू ऑफ एटम इकोनॉमी। ठीक है, ऐसा लिख लेना। चलो मैं ही शॉर्ट कर देती हूँ पॉइंट नंबर 2 को, हायर द वैल्यू ऑफ एटम इकोनॉमी, या फिर रुको ऐसा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एटम इकोनॉमी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनवांटेड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा एटम इकोनॉमी होगी उतने कम अनवांटेड बाई प्रोडक्ट होंगे, ख़त्म। ठीक है, बराबर। और उसके बाद इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो इतना बड़ा पॉइंट नंबर 2 था, उस पॉइंट नंबर 2 को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, उस पॉइंट नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, तो अभी आपको पॉइंट नंबर 2 इतना बड़ा लिखने की नीड नहीं है, आप पॉइंट नंबर 2 में बस इतना लिख सकते हो कि डायरेक्टली और इन्वर्सली वाले वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब इसका इलस्ट्रेशन देना ज़रूरी है, हर प्रिंसिपल का इलस्ट्रेशन देना ज़रूरी है, बल्कि ये इलस्ट्रेशन तो अलग से पूछा भी जा सकता है। जैसे कि ये बेसिकली फॉर्मूला है किसी भी चीज़ का एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करने का। तो कल को 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी, तो अगर आपने ये इलस्ट्रेशन रटा है तो आप इसमें से एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला दे देंगे। अब इस एटम इकोनॉमी की चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके देना होगा विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है, ब्यूटेन 1 ऑल को कन्वर्ट किया जा रहा है 1 ब्रोमोब्यूटेन में, फिर उसकी एटम इकोनॉमी निकाली जा रही है। ये तो टेक्स्ट बुक वाले ने एक एग्जाम्पल लिया है ना, और उसमें बताया है कि इस कन्वर्जन के लिए मुझे ये लगा, बाय प्रोडक्ट ये बना, बाय प्रोडक्ट ये बना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि रट लो इलस्ट्रेशन, रटो मत, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या कर लो, समझ लो। जब आप उसको समझ लोगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। समझ के अगर काम करोगे तो कोई इशू नहीं है, तब तो फटफट सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो इसके ऑल्टरनेटिव में मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, उसको तुम पढ़ो। एक रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन ले ली आपके पास, जैसे मान के चलते हैं, 1 मिनट रॉबी। ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे CH4 + Cl2, उसके बाद ले लेते हैं CH3Cl + HCl। ये छोटी सी रिएक्शन ले ली।
ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है, बराबर। इसकी एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल है एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करना। कल को पेपर में तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करने को दी जा सकती है, ठीक है। क्या करना होता है, रिएक्टेंट में कितने टाइप के कितने कितने एटम से ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे रिएक्टेंट में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है, दिख रहा है। अच्छा, और प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट कितने हैं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, बाय प्रोडक्ट की नहीं, हाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाय प्रोडक्ट की नहीं, प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट ऐसा रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन 2 चीज़ों में प्रोडक्ट कौन है और बाय प्रोडक्ट कौन है। कई बार फीलिंग आ जाती है कि अच्छा ये प्रोडक्ट होगा और ये बाय प्रोडक्ट होगा, अब कई बार क्वेश्चन में लिख कर दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि CH3Cl मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने, 1 क्लोरीन। बाय प्रोडक्ट को भूल जाओ, ठीक है, बाय प्रोडक्ट को भूल जाओ। अच्छा, अब इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करूं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो, प्रोडक्ट में जितने भी आपके पास आए हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लो। जैसे 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, सब लोग जानते हैं, है ना, लिख दिया। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, बट आपके पास तो 3 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास कितना होगा, 3। 1 क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, है ना, और हमारे पास प्रोडक्ट में 1 ही क्लोरीन है तो ये आ जाएगा 35.5। ये ऐसे करना है डिवाइड में आपके पास जितने भी रिएक्टेंट थे उनके सारे एटॉमिक मासेस ऐड कर लो। तो 1 कार्बन था तो उसका हो जाएगा 12, 4 हाइड्रोजन थे तो उसका हो जाएगा 4, 2 क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन का 35.5 होता है एटॉमिक मास, तो 2 क्लोरीन का कितना होगा, 71। ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर लो, नीचे डिनोमिनेटर को ऐड कर लो, है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा एडिशन, 15, 30, 50.5, ऊपर न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 16 और आपका कितना, 71, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 87 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज इकोनॉमी होगी, एटम इकोनॉमी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में जो इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया है आप इसी को लो, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, और कोशिश करना प्रोबेबली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही एग्जाम्पल्स लो, इनऑर्गेनिक के मत ही लेना, बट कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। पेपर में हो सकता है कल को कोई भी एक रैंडम रिएक्शन दे दे और उस रैंडम रिएक्शन की एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करने को पूछ ले, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फिर क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रिंसिपल पर। तीसरा प्रिंसिपल की हेडिंग मार्क कर लो, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मतलब उन्हीं केमिकल्स को बनाया जाए, ठीक है, जिनसे बनने वाले केमिकल्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही मिनिमम तरीके से डैमेज पहुंचाए, ठीक है, या फिर इंसानों को मिनिमम डैमेज पहुंचाएं, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होने चाहिए। अच्छा, और उसके बाद इसके लिए लिखेंगे क्या, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन लिखना, और इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद तुरंत एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाना शुरू कर देना। अच्छा, क्या है इसका एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। कैसा होता था कि बारिश के सीज़न में गवर्नमेंट की तरफ से मच्छरों को मारने के लिए एक गाड़ी में धुआं करती थी, एक गाड़ी वाइट कलर का धुआं फैलाती थी। तो पुराने ज़माने में मच्छरों को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता था, ठीक है, वो बेसिकली था DDT। DDT इवन
किसानों के द्वारा भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है ना, जो इंसेक्ट्स वगैरह को, जो भी फार्म को या जो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं उनको मारने के काम आता था, राइट। अच्छा, और उसके बाद डीडीटी वॉज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड इन कंट्रोलिंग डिसीजेज लाइक टाइफाइड एंड मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज। खत्म। मैंने जितना जितना मार्क कराया है सिर्फ उतना उतना लिखना है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो मत लिखना। अच्छा, उसके बाद फुल स्टॉप देखिए क्या लिखोगे। इट वॉज रियलाइज दैट डीटीटी इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। ऑब्वियस है कि वो हार्मफुल है। अगर आप मान लेते हैं मच्छर मारने के लिए लेट्स उसका उपयोग नहीं कर रहे, बट मान लेते हैं जिस फार्मर ने उसको यूज़ किया है, क्रॉप के ऊपर छिड़काव किया है, वो तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा ना अगर वही क्रॉप हम कंज्यूम कर लेंगे तो इसीलिए फिर क्या लिखा गया है कि नाउ अडेज, ठीक है, डीटीटी को हमने किससे रिप्लेस कर लिया है, BHC से रिप्लेस कर लिया है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड से। ठीक है, बस खत्म। ये आपको लिखना है कि ये तीसरे प्रिंसिपल का मीनिंग है। ठीक है, ये तीसरे प्रिंसिपल का मीनिंग है। खैर, इस पैराग्राफ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, बट पहले मैं पूरे 12 प्रिंसिपल्स मार्क करवा दूँ, फिर मैं इन पैराग्राफ में से और छोटी छोटी मार्किंग करवाती हूँ। चौथा प्रिंसिपल है आप लोगों के पास डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। देखो, तीसरा और चौथा पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा बुक वाले ने तक लिखा है। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, है ना। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर वाला ये कह रहा था कि बनाओ ही मत, और नीचे वाला पॉइंट ये कह रहा है कि बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, आप उस रॉ मटेरियल को, टॉक्सिक रॉ मटेरियल को भी यूज़ मत करो। मान लेते हैं कल को कोई अच्छी चीज़ बना सकते हो, बट उसको बनाने के लिए टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, तो भी मत यूज़ करो। अगर तुम्हारा एम सिर्फ इतना है कि बनने वाला प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा मत सोचो। बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये भी आपको सोचना है। अच्छा, खैर, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर को समझो ताकि अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख पाओ। बुक की लैंग्वेज में रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो पेपर में भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा, देखो, इसके इलस्ट्रेशन में एक मिनट, हाँ, देखो इसमें क्या लिखना, एडिपिक एसिड इज़ वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री। हमने पढ़ा है भाई पॉलीमर चैप्टर, हम जानते हैं एडिपिक एसिड को वहाँ यूज़ किया जाता है ना। अच्छा, और बेंजीन इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट है, बट एडिपिक एसिड को बनाने के लिए हमें बेंजीन की ज़रूरत होती है, बट बेंजीन इज़ कार्सिनोजेनिक, वो अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा, कार्सिनोजेनिक भी होता है और साथ ही साथ में एंड पोल्यूट्स एयर, और क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करता है। तो क्या करें, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि एडिपिक एसिड को बेंजीन से बनाओ ही मत। ठीक है, बनाओ ही मत, बराबर। इन ग्रीन टेक्नोलॉजी एडिपिक एसिड इज एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनाओ। और ग्लूकोज को तो सब जानते हैं कि वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, बल्कि तो प्लांट्स के अंदर तक ग्लूकोज होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है तो जो खाना होता है आप उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करते हो ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी कहती है कि एडिपिक एसिड को बेंजीन से बनाना आप रोक कीजिए और एडिपिक एसिड को एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज से बनाइए। ये हो गया चौथा ग्रीन टेक्नोलॉजी का पॉइंट। पांचवा प्रिंसिपल है यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। ठीक है, अच्छा, मतलब आप किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो आप ऐसा नहीं है कि अच्छा इस रिएक्शन में सॉल्वेंट डल रहा है, भर भर के सॉल्वेंट डाल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। जो भी आपको जितने अमाउंट का लग रहा है आप उतना ही यूज़ करो। ज़्यादा यूज़ करने से ऐसा नहीं कि रिएक्शन ज़्यादा हो, तेज़ हो जाएगी या रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। रिएक्शन आपकी सॉल्वेंट की क्वांटिटी पे जो देखो डिपेंड करती नहीं है बहुत सारी रिएक्शंस, तो इसलिए सॉल्वेंट का आपको जितना लग रहा है आप उतना ही यूज़ करिए। ज़्यादा यूज़ करके बनाकर उसको बेसिन में फेंक देना, इट इज़ अ वेस्ट। कई बार कैसा होता है जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, हम लोगों को K2CR2O7 बनाना पड़ता था उसका सोल्यूशन। तो सबकी टेंडेंसी क्या होती थी कि जहाँ K2CR2O
7 के सोल्यूशन का 50 ml में अपना काम चल रहा होता है, 250 ml हम लोग बनाते थे, ठीक है, कि अरे कल को प्रैक्टिकल करते वक्त कहीं K2CR2O7 हमको ज़्यादा लग गया तो फिर दोबारा कौन बनाएगा, चलो ज़्यादा बना के रख लेते हैं स्टॉक में बार बार, ताकि बनाने की नीड ना पड़े। तो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी खासी डाइट खाई है, बिकॉज K2CR2O7 में जो क्रोमियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, आप K2CR2O7 को नेक्स्ट डे यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको बेसिन में फेंकना ही पड़ता है। एक दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रैक्टिकल के बाद आपको फेंकना ही पड़ता है। तो जब आप उसको बेसिन में फेंकते हो तो वही बेसिन आगे जाके तुम भी जानते हो कि अर्थ से मिक्स होता है, सॉइल पोल्यूशन, नाले के पानी से मिक्स होगा, वाटर पोल्यूशन। सो बेसिकली जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही यूज़ करिए, ऐसा ये पर्टिकुलर पॉइंट आपसे कहना चाह रहा है। तो इसके अलावा ये इसका इंट्रोडक्शन अगर लिखने को आएगा तो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन लिखना कि किसी भी सॉल्वेंट को या अदर सब्सटेंस को जो रिएक्शन के दौरान यूज़ हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट आप कैसी रखिए, कम से कम रखिए, ठीक है, ताकि वेस्टेज भी कम से कम ही हो, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अलावा इसका एग्जाम्पल हमको लिखना है, तो एग्जाम्पल का तो पैराग्राफ इतना अच्छा है, लेकिन हम इसमें से शॉर्ट कर लेंगे। रुको, देखो ऐसा लिखना, फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को यूज़ कर सकते हो या फिर सुपर क्रिटिकल CO2 को यूज़ कर सकते हो इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ के बाद ये चीज़ हटा देना, ठीक है, इन प्लेस ऑफ CH2Cl2 ये लिख देना, फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड अदर पर्पसेस, ठीक है, ये लिख देना। फिर उसके बाद लिखना वाटर इज सेफ और सेफ सॉल्वेंट वाइल डाइक्लोरोमीथेन इज हैजार्डस, ये बस इतना। बाकी जो नीचे पैराग्राफ है आप उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, उतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं। 6th वाले पॉइंट में आते हैं, डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। जब लैब में कोई प्रैक्टिकल किया जाता है यूजुअली उसके लिए हमको बर्नर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो बर्नर यानी कि आप LPG गैस यूज़ कर रहे हो और LPG गैस को यूज़ करना स्टिल इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि वो भी देखो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो ऐसा आप कुछ अरेंजमेंट करो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ही करा लिया जाए। उसके लिए हमें उसको एक्सटर्नली एनर्जी देने के लिए किसी बर्नर की या किसी भी दूसरे एनर्जी चीज़ की हमें नीड ना हो। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखोगे जितना मैंने मार्क करवाया है। अच्छा, अब अगर किसी रिएक्शन को आप कम टेम्परेचर पे कराना चाह रहे हो तो तुम भी जानते हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन में क्या लिख सकते हो कि द बायो कैटलिस्ट है ना, द बायो कैटलिस्ट, और उसके अलावा इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम। मतलब आप हीट करने के लिए बर्नर का इस्तेमाल मत करो। जैसे जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हम लोग बर्नर का इस्तेमाल नहीं करते थे, एक अलग से हीटिंग एलिमेंट आता था, हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते थे। क्योंकि हमारी जो मैडम थी वो ग्रीन केमिस्ट्री की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी लैब्स को ग्रीन केमिस्ट्री में कन्वर्ट किया था। इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम, माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव में आप हीटिंग करिए, इस तरीके की चीज़ आप यूज़ करिए जिसमें कम से कम हम लोग LPG वगैरह का यूज़ करें, ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेशन होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आएगा यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। अच्छा, ठीक है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि कोशिश यही करनी है कि अगर हमको फ्यूल की ज़रूरत भी पड़ रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्यूल्स को यूज़ करें, है ना, जो आपके रिन्यूएबल हो। तो बस इसने यही लिखा है कि ऐसे केमिकल्स आप यूज़ करिए जो प्लांट से बनाए जा रहे हैं रेदर देन क्रूड ऑयल्स, है ना। जैसे जरोठा करके आई थिंक एक प्लांट होता है, उससे हम लोग फ्यूल एक्सट्रैक्ट करके उससे व्हीकल्स चला सकते हैं। तो उस टाइप के प्लांट्स को वो यूज़ करने को कह रहा है। इलस्ट्रेशन मतलब उसका उसने क्या दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसमें ये लिखना, एक मिनट, हाँ, कि अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज़ करोगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं होगा, है ना। और साथ ही साथ में
इस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप रिन्यूएबल यूज़ करेंगे, ठीक है, और तो रिन्यूएबल वाला जो रहता है वो आप लोगों का एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहता है। ये आप लिख सकते हो, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये लिखना, आर जनरली बायोडिग्रेडेबल। जितना मार्क करवाया है उतना, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारा इतना बड़ा आंसर पढ़ने का। पॉइंट नंबर 8, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, यानी कि कोशिश आपको ये करनी है कि सिंगल स्टेप या 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाए, है ना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप इस केमिकल के थ्रू उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आप ब्लॉक कर रहे हो, फिर ब्लॉक को हटा रहे हो, ये वगैरह वगैरह। लंबा नहीं खींचना चाहिए प्रोसेस, क्योंकि अगर लंबा खींचेगा तो ज़्यादा केमिकल्स डालने पड़ेंगे, हर स्टेप के लिए एक नया केमिकल, और नया केमिकल मतलब फिर से वेस्ट, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा ये लिखना है अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन, ये काट देना, ये पॉइंट ज़रूरत नहीं है। शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड, ठीक है, ताकि वेस्ट कम से कम जनरेट हो। और उसके अलावा आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, 1 मिनट, ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख देना, ठीक है, ये, ठीक है। हाँ, और इस एग्जाम्पल के बाद ये चीज़ लिख देना, बराबर, ये वाली चीज़ लिख देना, बस ख़त्म। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। पॉइंट नंबर 9 में आएगा यूजेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि हम जानते हैं कैटलिस्ट के यूज़ करने से रिएक्शन जल्दी हो जाती है, टाइम कम लगता है। अगर आप बर्नर या किसी दूसरे प्रकार का एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हो तो एनर्जी भी कम लगेगी, वेस्ट भी कम क्रिएट होगा। तो इसीलिए यूज़ ऑफ कैटलिस्ट के बारे में यहाँ से यहाँ तक आप इंट्रो दोगे। अब एग्जाम्पल क्या लिखें, तो देखो दुनिया में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस के बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, है ना। तो क्या आप सारा का सारा लिख दोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। ये चार्ट है, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी 2 कैटलिस्ट अपने इस आंसर में लिख सकते हो, बट ये चार्ट अलग से तुमको पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं पेपर में ये चार्ट बनकर आ गया 2 से 3 मार्क्स के लिए, कि कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया डिफाइन कैटलिस्ट 1 मार्क के लिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया कि कंप्लीट दिस चार्ट। तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, बट अगर इसका मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि इस चार्ट में आपको सिर्फ कैटलिस्ट का शॉर्ट नोट लिखना है बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बीच में, तो आप Na2 कैटलिस्ट लिख के ख़त्म कर दो। लेकिन अगर अलग से पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट, तो फिर पूरा का पूरा चार्ट बनाना, ठीक है। खैर, अभी जैसे पहला पूछा है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो हम सब जानते हैं निकल को यूज़ किया जाता है, आप 10th क्लास से पढ़ते आते हो। डालडा, हेबर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया के लिए आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बल्कि कई बार इससे रिलेटेड MCQ पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आयरन को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। HDPE पॉलीमर, ये हम लोगों ने जब पढ़ा था आपका पॉलीमर केमिस्ट्री वाला चैप्टर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगता है, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था, ये कैटलिस्ट बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इवन इसके ऊपर तो JEE मेंस में सवाल भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मतलब ऑप्शन रिगार्डिंग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, मतलब कौन है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई करिए। फिर H2SO4 को अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू अगर आप बनाएंगे, अभी हमने जस्ट ये पढ़ा, ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़कर आए हैं, तो हमें तो इसका कैटलिस्ट भी याद होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, मतलब पता होना चाहिए कि गैसोलीन को सिंथेसाइज करने वाली प्रोसेस का नाम क्या है। कल को इसी से कोई एक MCQ क्वेश्चन पूछ ले कि द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन इज नोन एज विच प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस है।
तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बट द कॉमन कैटलिस्ट इज व्हाट, कोबाल्ट। आप कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चार्ट आपको बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए। अगर बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बीच में कैटलिस्ट वाला प्रिंसिपल पूछा जाए तो एनी 2 एग्जाम्पल्स विल बी सफिशिएंट, बट अगर अलग से सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ग्रीन प्रिंसिपल में ये वाला कैटलिस्ट वाला पॉइंट पूछा जाए तो पूरा का पूरा चार्ट बनाना, ठीक है। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डू यू नो वाले फैक्ट्स, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। खैर, नेक्स्ट 10th पॉइंट पे मूव करते हैं, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। जैसे कि मैंने बताया, केमिकल्स आपको इस तरीके से डिज़ाइन करने चाहिए कि वो यूज़ करने के बाद एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाए और किसी भी तरीके से एक्यूमुलेट ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, तो हमें डिग्रेडेशन फॉर द केमिकल्स के लिए बस इतना पॉइंट लिखना है कि ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीज़ें आप डिज़ाइन करिए जो आसानी से डिग्रेड हो जाएं, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएं, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन वो क्रिएट ना करें, ठीक है। इसका तो बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन या फिर किसी भी प्रकार के आप लोगों के प्लास्टिक्स। अच्छा, तो अब इसके एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? तो इसका एग्जांपल ना थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखना। द प्लास्टिक शुड बी, या प्लास्टिक और पॉलीमर, ठीक है, दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ शुड बी लाइक विच इज बायोडिग्रेडेबल। ऐसा, बस खत्म। इतना लिखकर इस चीज को ओवर कर देना, डन, ठीक है। खैर, आगे मूव करते हैं। आगे है आपके पास नेक्स्ट वाला 11th पॉइंट, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री रनिंग में चल रही है, वो फैक्ट्री के चिमनी से कोई धुआं निकल रहा है, तो उसकी एनालिसिस की जाए, उसके बारे में जाके पता किया जाए कि वहाँ से जो धुआं निकल रहा है उसमें कौन से पोल्यूटेंट है, कितने अमाउंट में है, ताकि वो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकें कि किसी भी प्रकार का वेस्ट बाहर नहीं जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे पास होनी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस बने इससे पहले ही हम उसकी जांच पड़ताल कर लें और फिर उस प्रोसेस को आगे लेकर जाएं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, कई बार रिएक्शन शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है कि उस रिएक्शन में एंड में जाकर हमको क्या मिलेगा, वो सेफर रहेगा कि हैजार्डस रहेगा। तो ये पहले से अगर हम जांच कर पाएँ पहले रिएक्शन को शुरू करने से पहले ही, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। हम उस गंदी जगह जाएंगे ही नहीं, उस गलत चीज़ को बनाएंगे ही नहीं, है ना, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। अच्छा, और उसके बाद ये इसमें लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें देखो इलस्ट्रेशन में उसी पॉइंट को बस तुम्हें अपना थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है कि ऐसी कोई एनालिटिकल मेथड्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स को देख सकें, मॉनिटर कर सकें। बस अपने लैंग्वेज में लिख देना। सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाए जिससे एक्सीडेंट्स थोड़े कम हो। जैसे मान लेते किसी की बॉडी पे कोई कुछ केमिकल गिर गया, उसकी बॉडी या उसके किसी ऑर्गन को डैमेज हो गया, उस टाइप के एक्सीडेंट्स ताकि ना हो, है ना। तो हमें ऐसे केमिकल्स यूज़ करने चाहिए। जो पता चल रहा है किसी फैक्ट्री में रात को एक्सप्लोजन हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं बम फट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर। अगर आप मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस कहीं स्टोर करके रखे हो, तो हाइड्रोजन गैस के एक्सप्लोड होने के चांसेस कितने होते हैं। तो गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो आप क्या करो, उसको उसके लिक्विड फॉर्म में यूज़ करो या फिर आप उसको उसके सॉलिड फॉर्म में यूज़ करो। ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। तो इसके फॉर एग्जांपल में आप यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क करोगे। तो ये टोटल 12 प्रिंसिपल्स थे जिनसे सवाल पेपर में एकदम अच्छे से पूछा जा सकता है टूट कर। या तो पूरे के पूरे 12 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने को बोलेगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता, या तो ऐसा हो सकता है एनी 5 एनी 6। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पे चॉइस छोड़े कि तुम अपनी मर्जी से एनी 6 लिख लेना, ऐसा भी नहीं होगा। वो तुमको बताएगा कि ये 6 प्रिंसिपल्स मुझे एक्सप्लेन करके दो, कैटलिस्ट वाला वगैरह वाला, ये वाला वो वाला, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको याद पूरे 12 होना चाहिए, पता नहीं पेपर में इनमें से कौन सा पूछ ले। एक बार एक्सरसाइज में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। देखो क्या कहा था मैंने, अलग से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा
राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी बोला था ना। तो देखो इसने एक्सरसाइज में ही पूछ लिया, मुझको तो पूछने की नीड ही नहीं पड़ी, उसने खुद ही तुमको पूछ लिया। तो अपनी नोट्स कॉपी में आज की मार्किंग को इसको अपना क्वेश्चन नंबर 7 बना लेना अलग से। उसके अलावा मैंने क्या कहा था कि बीच बीच में ऐसी और भी बहुत सारी मार्किंग हो सकती है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखो इस मार्किंग से एक और उसने क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ गया ये देखिए, पढ़िए, इसको मैं मार्क करके दे रही हूँ ग्रीन कलर से, पढ़ो। गामा आइसोमर्स, ये जो सिंबल है ना ट्री वाला, पाम ट्री जैसा, इसका मतलब होता है गामा। तो गामा आइसोमर ऑफ BHC, मतलब BHC का जो गामा आइसोमर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेक्सीन कहते हैं या फिर लिंडेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने नोट्स नंबर 4 में इंक्लूड कर लेना। और इसी पर्टिकुलर वर्ड से आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया गया है, नेम द गामा आइसोमर ऑफ BHC। अब जो मैंने ऊपर वो ग्रीन मार्किंग बताई, ठीक है, ये जो नोट्स नंबर 4 में मैंने आपको लिखने को कहा, ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बन गया आपकी आज की नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बराबर। अच्छा, और खैर आगे का तो हम लोग अभी पढ़ने के हैं। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ, तो वापस से तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है। तो इसकी मार्किंग तो वैसे हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, मैंने बताया था ना व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, वो ऑलरेडी हम मार्किंग कर चुके हैं। बट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में अलग से रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री 16.4 ये एक टॉपिक दिया है, तो आपको अपना आंसर कैसा है इसी पैराग्राफ से लिखना है। बट मैं बता दूं, तुम चाहे स्टार्टिंग के आंसर्स को लिखो या इस पैराग्राफ को लिखो, बात वही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, देखो करना कैसा। जब आपको क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, अपने मन से फेंको इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी अपने मन का नहीं होना चाहिए कि टॉपिक के बियॉन्ड चले गए। उसमें क्या लिखना, जो मैंने आज की मार्किंग में आपको करवाया है, ये मार्क करवाया ना, क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, बस। तो जब आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लिख डालो पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को लिख डालो पूरा का पूरा। तो रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के 3 पॉइंट्स तो आपके वैसे ही बन गए, ठीक है, आपके क्या हो गए, 3 पॉइंट्स वैसे ही बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाली चीज़ आपको अपने रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में लिख देनी है। अब लेकिन अगर ये क्वेश्चन लेट से 3 मार्क्स के लिए आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखना आपके लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो इसको बड़ा हम कैसे करेंगे, पहला, ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दी ओजोन। बचपन से जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं, कई बार इसके बारे में ऐसे वगैरह भी लिखा होगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री ओजोन को बचाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ये अपना बना देना नेक्स्ट पॉइंट। उसी किस टॉपिक में, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में। फिर बचपन से एक चीज़ के बारे में और पढ़ते आते हो, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यही सारी बकवास, ये सब यहाँ लिख सकते हो तुम अपनी मर्जी से। तो ये बना लेना यहाँ से लेके यहाँ तक अपना नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये बन गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, डन। तो कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना, और ये ओजोन और इसके अलावा भी लिख देना। और भी अगर तुम्हें कुछ लिखने का मन कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री से आंसर को बड़ा करने के लिए, डिपेंड की क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, तो तुम और भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इट हेल्प टू प्रिवेंट पोल्यूशन, इट हेल्प टू इंक्रीज एटम इकोनॉमी, इट हेल्प टू यूटिलाइज या मिनिमाइज द एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो लिखना है लिख दो। मतलब तुमने जितने प्रिंसिपल्स पढ़े ना, उन्हीं प्रिंसिपल्स का थोड़ा पॉइंट्स बना के पूरा का पूरा अपने ग्रीन केमिस्ट्री के रोल में छाप सकते हो। यही क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का रोल है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि किन चीज़ों के प्रति वो काम करना चाहती है, तो बेसिकली वही तो उसका रोल हुआ ना। तो आप सारे प्रिंसिपल्स के जो हेडलाइंस थी ना, उन हेडलाइंस का जो इंट्रोडक्शन था, आप वो यहाँ पे अपने रोल में लिख सकते हो। इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है।
तो ये चैप्टर इसीलिए सबसे आसान है। सोचो 4 मार्क्स के लिए तुम ये वाला चैप्टर पढ़ोगे और वर्सेस 4 मार्क्स के लिए तुम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला, सॉरी अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ोगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ज़्यादा आसान ये है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इतनी रिएक्शंस हैं कि पेपर आते आते हम भूल ही जाते हैं कि अरे कौन सी रिएक्शन कहाँ थी, कैसी थी। लेकिन ये चैप्टर कितना आसान है, 4 मार्क्स पढ़ो, पर छोटा सा पढ़ो, अपने मन से लिखो और पेपर में 4 मार्क आसानी से स्कोर कर लो। तो ये चैप्टर तो छोड़ने लायक चैप्टर ही नहीं है। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स आखिरी के चैप्टर छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग के पढ़ने पे फोकस करते हैं। लेकिन आखिरी के चैप्टर छोटे होते हैं, आसान होते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही होते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े होते हैं, रिएक्शन से भरे हुए होते हैं, पेपर आते आते दिमाग खाली भी हो जाता है, तो वो पढ़ा नहीं पढ़ा बात वही आ जाती है। खैर, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये आएगा आपका क्वेश्चन आज की मार्किंग का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट मार्किंग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मार्किंग में देखो मैंने क्या कहा था, या तो पूरे के पूरे 12 प्रिंसिपल्स आ जाएंगे लिखने को जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, या फिर क्या होगा, आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स वो बताएगा और उन प्रिंसिपल्स को आपको लिखना होगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर इसने बता दिया, हाउ विल यू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। मैंने क्या बताया था कि पहले के ज़माने में पेस्टिसाइड्स वगैरह है ना, DTD वगैरह के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अच्छा, इसके बाद ये भी बताया था वाटर को आप यूज़ करिए, CO2 को आप यूज़ करिए एज अ सॉल्वेंट, ना कि क्लोरीन के डेरिवेटिव्स को। कौन से वाला प्रिंसिपल था, कौन से नंबर का प्रिंसिपल हमने मार्क किया था, देखो ये ऑक्सिलरीज वाला किधर है, एक मिनट ढूंढने दो। हाँ ये देखो, पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल का पॉइंट नंबर 5। तो इस टाइप से हो सकता है आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये वाला प्रिंसिपल समझा कर दे। पूरे 12 ना पूछे, आपको सिर्फ क्या पूछ ले, सिर्फ कोई एक पूछ ले। तो अगर आपको अगर एक पूछता है या 2 पूछता है तो आपको सिर्फ उतना जवाब देना है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर कितना, बोलो 5। देन सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर कितना, 10। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन कैटलिस्ट। जैसा कि मैंने पढ़ाते भी बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, डिफाइन कैटलिस्ट और गिव 2 एग्जांपल्स। तो ये बेसिकली ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये एक इन जनरल क्वेश्चन है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी कैटलिस्ट का डिफाइन पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने कैटलिस्ट के एग्जांपल्स पढ़े होंगे। आप वो वाला आंसर यहाँ लिख सकते हो, है ना, या फिर इस चैप्टर में जिन कैटलिस्ट का नाम दिया है आप वो लिख सकते हो। क्योंकि पेपर जब होगा बोर्ड एग्जाम्स, तो वहाँ ये तो नहीं लिख के आएगा कि फलाना क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, वो तो इन जनरल पूछेगा ना। तो आप ये बनाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन कैटलिस्ट के लिए मैं बोलूँगी कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हमने पढ़ा है आप उसको एक बार रेफ़र करिए, और गिव 2 एग्जांपल्स में आपको जो पसंद है या तो इसी चैप्टर के दोनों एग्जांपल दे दो या तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने क्या बताया था कि आपको क्या हो सकता है, कल को ऐसा पेपर में आ जाए एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो इसका, एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स। ऐसा आ गया तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, अपनी मर्जी से कोई भी 3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि तुमने तो 12 के 12 रट्टा मारे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है, मैंने क्या कहा था, कोई स्पेसिफिकली तुमसे किसी एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में उसने आपसे एटम इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए मांगा है विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, पूरे 12 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं क्या, नहीं। जो मैंने तुमको एटम इकोनॉमी मार्क करवा के दी है, उस एटम इकोनॉमी को सिर्फ उतना सा उसका मार्किंग करना है और बात खत्म करके आ जानी है। कहाँ मार्क करवाई है एटम इकोनॉमी, आई थिंक प्रिंसिपल नंबर 2 था। हाँ देखो, प्रिंसिपल नंबर 2 ही था आपका एटम इकोनॉमी। तो आप उस एटम इकोनॉमी वाले को यहाँ मार्क कर सकते हो, पूरा जैसा का जैसा बताया है। सो ये बन गया आज के नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं ऑलरेडी मार्क करा चुकी हूँ प्रिंसिपल नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा, और हाउ विल यू इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। ये वो वाला प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस वाला, है ना। तो इसका जो आंसर है ना, मैं प्रेफर करूँगी कि तुम इसको टारगेट से लिखो, ठीक है। इसको अपनी आज की नोट्स मार्किंग 13 कर लो, और इसका आंसर मैं प्रेफर, मेरा ऐसा मानना है कि आप टारगेट से लिखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक।
अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं टारगेट से ज़्यादा कठिन लग रहा है तो देखो, रिड्यूस डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग हमारी नोट्स मार्किंग रोकते हैं। इसके आगे की जो नोट्स मार्किंग है ना, वो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी पर है, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब जो तुमने आज पढ़ा उस पढ़ी हुई चीज़ से एक एमसीक्यू है, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गामा आइसोमर ऑफ BHC। इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन भी है और इससे रिलेटेड देखो एमसीक्यू भी है। तो जैसा कि मैंने ऊपर मार्क भी करवाया है नोट्स नंबर 4 में कि उसके गामा एक्जीन कहते हैं, गामा आइसोमर BHC का, या फिर से क्या कहते हैं, लिंडेन कहते हैं। फिर तुमको एक डेफिनेशन मार्क करवाई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, देखो ये पूरी डेफिनेशन छाप कर दे दी उन्होंने एमसीक्यू में। अब पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा डेवलपमेंट है, तो मार्क करो और हटो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर एक पढ़ाया था कि द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइंड बाय, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। तो देखो पॉल टी एनेस्टस, ये एमसीक्यू टेक्स्ट बुक वाले ने खुद बना कर दे दिया। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे ये एमसीक्यू हो गया, हमारा ये एमसीक्यू हो गया और हमारा ये वाला एमसीक्यू भी हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। एक और चीज़ है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पूछी जा सकती है, वो फलाना टॉपिक है, ये देखो, ये पूरा का पूरा कैटलिस्ट का चार्ट, ये आपको नोट्स नंबर 5 में अपने लिखना है। ठीक है, ये नोट्स नंबर 5 में लिखना है। कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। कल को ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच यू सिंथेसाइज गैसोलीन, तो पता होना चाहिए उसको फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस कहते हैं। कल को ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो पता होना चाहिए उसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो ये पूरा नोट्स नंबर 5 में आपको इसको लिखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है, यहाँ पे इसको मैं मार्क करा देती हूँ कौन से कलर से, ऑरेंज कलर से। BHC का फुल फॉर्म ये पूछा जा सकता है। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको अपने नोट्स नंबर 6 में इंक्लूड कर लो, है ना। तुम्हें DDT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये DDT का फुल फॉर्म जो है इसको मार्क कर लो, ये वाली चीज़, इसको अपने नोट्स नंबर 7 में इंक्लूड कर दो। डन। तो ये ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बल्कि BHC का स्ट्रक्चर और DTT का स्ट्रक्चर ये भी आपको पूछा जा सकता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाला चैप्टर पढ़ा है ना, हैलोजन डेरिवेटिव्स, उस चैप्टर की देखना एंडिंग में यूजेस वाला एक टॉपिक है, यूजेस, तो वहाँ पे आपको इनके स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे? स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे BHC के या DTT के। आप तो गूगल भी कर सकते हो तुम, ठीक है, खैर, या फिर खुद भी बना सकते हो क्योंकि बेसिक IUPAC तो तुमको सिखाई है। तो ये नोट्स नंबर 8 में आ जाना चाहिए तुम्हारे, राइट। अच्छा, और उसके अलावा हाँ, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा आपको डायग्राम दिया है, यूज दिस चार्ट टू सॉर्ट प्लास्टिक मटेरियल्स इन डे टू डे लाइफ। अगर आप मार्केट में कभी भी प्लास्टिक खरीदने जाते हो तो देखना हर प्लास्टिक के पीछे ये सिंबल बना होता है। इस सिंबल के अंदर एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो किस सिंबल का क्या मीनिंग है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मैं एग्जाम फ्रेम करती तो मैं डेफिनेटली इसी टॉपिक से क्वेश्चन देती रेदर दैन थ्योरी। आपको कोई भी एक सिंबल दे देती और या 2 सिंबल दे देती या 3 सिंबल दे देती और उसके बाद मैं बोलती कि बताइए इस पर्टिकुलर सिंबल का क्या यूज़ है, क्या स्टेटस है, क्या रिसाइकलिंग मोड है, वगैरह वगैरह। तो ये जो पूरा का पूरा आपका गोला है, पहले तो ये पूरा का पूरा एंटायर डायग्राम आपका नोट्स नंबर 9 में जाएगा। ये डायग्राम आपको कभी कोई बनाने को नहीं देगा बोर्ड एग्जाम्स में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। जैसे मान लेते कल को ये सिंबल दे दिया आपको बोर्ड एग्जाम्स में और पूछ रहा है कि बताओ ये पर्टिकुलर सिंबल किस प्लास्टिक के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिंबल PVC के लिए है। PVC का फुल फॉर्म हमने पॉलीमर केमिस्ट्री वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ाया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इवन घरों में, बाथरूम्स में जो पाइप्स यूज़ होते हैं PVC पाइप्स होते हैं, है ना, राइट। तो ऐसे केस में ये सिंबल आ जाएगा कि बताइए किस प्लास्टिक का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए।
कल को लिख कर आ गया ये ऐसा बताओ ये किस प्लास्टिक, ये कौन से प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब ये बॉटल किस प्लास्टिक से बनी हुई है, तो पॉलीप्रोपिलीन से बनी हुई है, पता होना चाहिए, है ना। ये पीएस लिख कर आ गया तो पता होना चाहिए पॉलीस्ट्रीन से बना है। पॉलीस्ट्रीन मतलब वो देखते हो ना डिस्पोजेबल कॉफ़ी कप्स, जो अपन लोग यूजुअली शादी पार्टियों में जाते हैं तो आपको डिस्पोजेबल कॉफ़ी कप्स मिलते हैं, या फिर जिसमें बर्फ़ गोला खाते हो वो जो एक डिस्पोजेबल आपको कप देता है, डिस्पोजेबल प्लेट देता है, थर्मोकॉल, ये सब पॉलीस्ट्रीन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लिख के दे रही है अदर, तो अदर का मतलब है जो 6 कैटेगरीज आपको दी हुई हैं उनके अलावा कोई नया वाला पॉलीमर। तो ये सिंबल्स और उनके नीचे लिखा होगा, मान लेते हैं किसी के नीचे लिखा है PET, तो इसका मतलब है वो पेट है। ये बहुत ही फेमस है, जब भी हम कोई प्लास्टिक खरीदते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो पेट वाला ही हो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। खैर बात में उसके देखो नीचे अलग अलग तुम्हें यूजेस दिए हैं, बराबर, और उसके बारे में तुम्हें बताया है कि अगर आप इन्हें ज़्यादा समय तक यूज़ करोगे तो ये बैक्टीरिया इनमें जमा हो जाते हैं, हाथ तो क्लीन अच्छा नहीं रहता है ना। अच्छा, अगर इनको रिसाइकल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल इनको रिसाइकल किया जा सकता है। इनको रिसाइकल करके इनसे क्या बनाया जा सकता है? घरों में जो कारपेट यूज़ करते हैं आजकल, वुडन कारपेट वाला स्ट्रक्चर जो मिलता है, आप इनसे बना सकते हो, वापस से नए कंटेनर्स बना सकते हो। तो ये आपको हर चीज़ के यूज़ दिए। तो इस पर्टिकुलर साइकिल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 2 या 3 सिंबल्स दे दिए और इनसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना होगा लेट्स से तुम्हारे पेपर में, तो मैं तो इसी से फ्रेम करूँगी, इनमें से किसी एक को दे दूँगी। और किसको ज़्यादा देने की प्रोबेबिलिटी है वो 7 नंबर को कोई नहीं पूछेगा। PS, पॉलीस्ट्रीन, PP, पॉलीप्रोपिलीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीमर, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीमर। अब ये सब पढ़ चुके हो, जो पॉलीमर वाला चैप्टर है ना, आप उसमें ये सब पढ़ चुके हो। अगर आपको यहाँ पे लिखे हुए यूजेस अच्छे नहीं लग रहे तो आपने जो पिछला चैप्टर था इसका पॉलीमर केमिस्ट्री, वहाँ पे आपने जो यूजेस पढ़े हैं, ठीक है, आप उन यूजेस को भी यहाँ लिख सकते हो। फिर आपको कल को 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक रमेश नामक लड़का है, उसके पास एक PVC की बॉटल है, वो चाहता है कि वो इस PVC की बॉटल को रिसाइकल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, तो बताइए रमेश क्या क्या बना सकता है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। केबल्स बना सकता है, मड फ्लैप्स जो गाड़ियों में लगे होते हैं वो बनाया जा सकता है, पैनलिंग बनाई जा सकती है, रोडवे में जो गटर के ढक्कन होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो ये वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। तो इसीलिए ये चार्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग हमारी नोट्स मार्किंग को रोकते हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब कल, जिसमें मैं तुमको ये नैनो केमिस्ट्री वाली मार्किंग करूँगी। ये टोटल चैप्टर 2 टॉपिक्स को मिलाकर बनता है, एक बनता है ग्रीन केमिस्ट्री और दूसरा बनता है नैनो केमिस्ट्री। तो हमने बेसिकली आज ग्रीन केमिस्ट्री की मार्किंग की है, नैनो केमिस्ट्री वाली मार्किंग हम कल करेंगे, जिसमें से बहुत सारा पार्ट तो डिलीट कर दिया है। और खैर इन्होंने कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया है उतना अच्छे से महाराष्ट्र बोर्ड ने कि क्या डिलीट है क्या डिलीटेड नहीं है। तो कल मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे मार्किंग करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोक